हमारी मांगे हैं कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स भारत के हैं उनको आज पैसे उन्होंने हर महीने पैसे भरे हैं, उसके एवज में पूरी ज़िंदगी पैसे भरने के बाद पेंशन के लिए उनको आज जो पेंशन मिलती है वो 1171 रुपये है। अब 1171 में 60 साल की उम्र के बाद वाले लोगों का कैसे गुजारा होगा। हमारी मांग है कि भाई दो वृद्धों को जीने लायक 7,500 और महंगे भत्ता आप और सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त करो। हम लोगों को रोना आता है कि क्या करें, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। तो बहुत मुश्किल से जो है यहाँ तक आ पाते हैं और सरकार हमारी बात सुनती नहीं है, वो लगातार टालती चली जा रही है और लगातार इस उस पे है कि इनको जो है किसी तरह बाईपास कर दिया जाए और उनकी किसी मांग को ना माना जाए। हमारा इतना पैसा जमा है उसके बावजूद हमें नहीं दे रही है। हम तो ये कहते हैं कि हमारा पैसा लौटा दो, वो भी नहीं कर रहे हैं। EPFO ने जब ये लागू की थी स्कीम उस समय ये कहा था सरकार ने कि इसकी हर साल समीक्षा की जाएगी, आज तक कोई समीक्षा नहीं हुई। देखिए जितने भी हैं यहाँ व्यक्ति जब 60 से 80 के बीच में ओल्ड जो है, ऐसे में ठंड में ये बेचारे इधर उधर भागते डोल रहे हैं। किसी को 500 रुपये मिल रहे हैं, किसी को 800 रुपये मिल रहे हैं, किसी को 1,000 रुपये। इतने में कोई गुजारा तो होता नहीं है। इस उम्र पर जो है कोई BP का जो है मरीज है, कोई शुगर का मरीज है, कोई पेशेंट है तो 1,000 रुपये में 500 रुपये में तो डॉक्टर का पर्चा भी नहीं बनता है। और मैं मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा राम जी की कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 80-80 साल के बुजुर्ग यहाँ आ रहे हैं इस ठंड में और परेशान हो रहे हैं इतनी भीषण ठंड में। इनकी प्राण ये आहुति देने के लिए तैयार है इतनी ठंड में और जान जा सकती है इनकी प्राणों की प्रतिष्ठा नहीं है। तो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा से करना वो भी सही है, लेकिन इन बुजुर्गों की भी तो प्राण प्रतिष्ठा का मान रखो। उन्होंने बार बार आश्वासन दिया है, आश्वासन देने के अलावा कुछ नहीं किया है। मुझे आशा है, विश्वास है मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व पर और प्रधानमंत्री जी पर भी। भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, राम का भक्त मैं भी हूँ, प्रधानमंत्री जी हैं। निवेदन करता हूँ प्रभु राम से, हे प्रभु आजाद के सेवक, आज एक दवाई के एक सब्जी कहाँ से कैसे करके आया, कम से कम उसको न्याय दे दो। हम EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से पिछले 8 साल से लड़ाई कर रहे हैं और पूरे 27 राज्यों में संगठन बन के देश के संपूर्ण जिलों में 550 जिलों में तकरीबन संगठन है। हमारी मांगे हैं कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स भारत के हैं उनको आज पैसे उन्होंने हर महीने पैसे भरे हैं, उसके एवज में पूरी ज़िंदगी पैसे भरने के बाद पेंशन के लिए उनको आज जो पेंशन मिलती है वो 1171 रुपये है। अब 1171 में 60 साल की उम्र के बाद वाले लोगों का कैसे गुजारा होगा, जबकि सरकार के पास हर इंडिविजुअल का 20 लाख से रुपये ज़्यादा जमा होता है। अब ये सब होने के बाद हमारी मांग है कि भाई दो वृद्धों को जीने लायक 7,500 और महंगे भत्ता आप दो और सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त करो। ठीक है, अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसे भी आप अक्षरशः लागू करो, उसमें भेदभाव मत करो और जो लोग इस स्कीम में लाए नहीं गए उनको स्कीम में लाया जाए एक पोस्ट फैक्टो मेंबर बना के, या तो फिर उनको 5,000 रुपये का पेंशन दी जाए। ये 4 मांगे लेके हम चल रहे हैं। तो यानी कि सरकार आपकी सुन नहीं रही थी, इस वजह से आज आपको श्रृंखला अनशन का आयोजन जिस तरीके से करना। देखिए, सरकार ने सुनने के लिए तो बहुत कुछ सुना है, मंत्रियों ने आश्वासन दिए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम 2 बार आधा घंटा चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका मुद्दा जेन्युइन है, मैं आपका काम करूंगा। ये सब तो हुआ है लेकिन अभी तक काम नहीं हो रहा है और इसलिए अभी ये 31 जनवरी से हमने ये अनशन यहाँ पे शुरू किया है। श्रृंखला अनशन में फिर आगे आपका क्या स्टेप है? अभी जैसे कल उत्तराखंड का अनशन हुआ, 1000 लोग थे तकरीबन, आज 400-500 लोग उत्तर प्रदेश के थे, अभी कल का कोई और प्रदेश, उसके बाद ऐसे हर प्रदेश को हमने एक दिन दिया है और हम ये आंदोलन चलाएंगे। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं। लगभग कितने लोग होंगे जो इस तकलीफ से, इस चीज़ को झेल रहे हैं? देखिए, देश में 75 लाख लोग रिटायर्ड हैं इस स्कीम के तहत जो भुगत रहे हैं और 7.5 करोड़ लोग वो है जो आज की तारीख में अंशदान कर रहे हैं और कल को रिटायर्ड होंगे। ये उनका भी भविष्य है।
और वैसे तो देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर इज़ अराउंड 30 करोड़, तो बहुत बड़ी संख्या के लोग हैं। इससे पहले क्यों नहीं आवाज़ उठाई गई, अगर ये समस्या बहुत पहले से ही चली आ रही थी? नहीं, क्या है कि लोग बिखरे हुए हैं। ये सारे भारत के उद्योग अगर आप गिनो, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट एक उद्योग हुआ, फिर वो चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, किसी राज्य का हो, इसको मिला के आप एक उद्योग कहोगे। ऐसे 186 उद्योग हैं, 186। ट्रांसपोर्ट हुआ, शिप बिल्डिंग हुआ, एयरक्राफ्ट बिल्डिंग हुआ, या कोऑपरेटिव सेक्टर, कारपोरेट सेक्टर, तो ये सब मिला के इतने बिखरे हुए लोग हैं। तो आज तक कोशिशें हुई थी, लेकिन वो कहीं कहीं हो रही है छोटे मोटे, इसमें कहीं इसको संगठित स्वरूप नहीं दिया गया था। तो हम लोगों ने NAC के नेशनल एजुकेशन कमेटी के माध्यम से पूरे देश को जोड़ा है, और अभी ये ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है कि जिसमें सभी लोगों की जागृति हुई है, और ये लोग अभी एक साथ उठ खड़े हुए हैं। तो अभी ये इनफॉर्मिडेबल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। तो अभी तक लोगों ने कोशिशें की, लेकिन वो सीमित जगह पे थी। अभी ये पूरे राष्ट्र की समिति बनी है। क्या मौजूदा सरकार ने अभी तक कोई आश्वासन या कुछ ऐसा दिया कि नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो हमें 2 बार कहा है कि ये काम होना चाहिए, मैं करूँगा। अभी श्रम मंत्री ने भी कहा है, अभी मिले थे 15 दिन पहले, तो उन्होंने कहा हम बहुत जल्दी आपका काम कर रहे हैं। आश्वासन है। अभी हम चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए। आज आप जंतर मंतर पे पहुंचे हैं, तो क्या मांगे लेकर आए हैं? हमारी मुख्य मांग तो है कि 7,500 प्लस DA ये जो है प्रत्येक कर्मचारी को, जो EPFO को सदस्य हैं, उनको मिलना चाहिए। EPFO जो है 1,000 रुपये और लगभग इतना दे रहा है। इसमें पति पत्नी का गुजारा संभव नहीं है आज की महंगाई में। एक गैस का सिलेंडर भी नहीं आता है, तो हम लोगों को रोना आता है कि क्या करें, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। तो बहुत मुश्किल से जो है यहाँ तक आ पाते हैं, और सरकार हमारी बात सुनती नहीं है। वो लगातार टालती चली जा रही है, और लगातार इस उस पे है कि इनको जो है किसी तरह बाईपास कर दिया जाए और उनकी किसी मांग को ना माना जाए। हमारा इतना पैसा जमा है, उसके बावजूद हमें नहीं दे रही है। हम तो ये कहते हैं कि हमारा पैसा लौटा दो, वो भी नहीं कर रहे हैं। EPFO ने जब ये लागू की थी स्कीम, उस समय ये कहा था सरकार ने कि इसकी हर साल समीक्षा की जाएगी। आज तक कोई समीक्षा नहीं हुई। कोश्यारी कमेटी गठित की गई थी, माननीय कोश्यारी जी की अध्यक्षता में, उन्होंने 3,000 प्लस DA की बात कही थी, वो भी लागू नहीं किया। सरकार बदल गई, ये आए बोले हम लागू करेंगे, तमाम प्रदर्शन इन्होंने उसमें संसद में किया, लेट जाते थे, सब बात करते थे, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। यही कोश्यारी जी जब महाराष्ट्र में जाते हैं गवर्नर बन के, तो उनकी बात मान लेते हैं, क्योंकि वहाँ सत्ता इनको हासिल करनी होती है। तो इस सत्ता के लोलुप है, ये कर्मचारी का कार्य करने वाले नहीं है। इस बार जनता इनको निश्चित रूप से सबक सिखाएगी, और कमांडर अशोक राव जो हम लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम पूरी तरह उनके साथ में हैं, और उनका जो भी निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। और यहाँ पे जब तक कि ये लागू नहीं कर देते, तब तक ये हमारा अनशन चालू रहेगा। हम लगातार इस पर रहेंगे, और हम सरकार से निवेदन भी करते हैं कि साहब इन मांगों को जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि देश का बुजुर्ग जो है जब उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप किसकी बात को सुन रहे हैं। और इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती कि रिटायर्ड आदमियों को सड़क पर निकलना पड़ रहा है। ये कहाँ का न्याय है, कौन सी सरकार चल रही है, ये हमारी समझ से परे है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, कहना तो हमारा सरकार से अनुरोध करना है, माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय जो है श्रम मंत्री जी से, सीतारमण जी से हमारा यही अनुरोध है कि देखिए जितने भी हैं यहाँ व्यक्ति जब 60 से 80 के बीच में ओल्ड जो है, ऐसे में ठंड में ये बेचारे इधर उधर भागते डोल रहे हैं। किसी को 500 रुपये मिल रहे हैं, किसी को 800 रुपये मिल रहे हैं, किसी को 1,000 रुपये। इतने में कोई गुजारा तो होता नहीं है। इस उम्र पर जो है कोई BP का जो है मरीज है, कोई शुगर का मरीज है, कोई पेशेंट है, तो 1,000 रुपये में 500 रुपये में तो डॉक्टर का पर्चा भी नहीं बनता है। दवा कहाँ से आएगी? डेली जो है शुगर की दवा खा रहे हैं, BP की दवा खा रहे हैं। 1,000-1,100 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, घर गृहस्थी का इससे कोई खर्चा नहीं चलता है। तो माननीय प्रधानमंत्री से हमारा यही अनुरोध है कि 7,500 प्लस DA और जो है पति पत्नी की जो है मेडिकल सुविधा होनी चाहिए। हमारी मांगों को मानना चाहिए, और जब तक हम जो है हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। मैं शिव कुमार शर्मा UP से आया हूँ। क्या उम्र हो गई आपकी? उम्र 80 साल है मेरी। अब आप इस उम्र में जिस तरीके से जंतर मंतर पर आके अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
अरे मैं मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा राम जी की कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 80-80 साल के बुजुर्ग यहाँ आ रहे हैं इस ठंड में और परेशान हो रहे हैं इतनी भीषण ठंड में। इनकी प्राण ये आहुति देने के लिए तैयार है इतनी ठंड में, और जान जा सकती है इनकी प्राणों की प्रतिष्ठा नहीं है। तो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा से करना वो भी सही है, लेकिन इन बुजुर्गों की भी तो प्राण प्रतिष्ठा का मान रखो। बस मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ। तो जैसे कि अभी देख सकते हैं यहाँ पर एक भाई साहब खड़े हैं जिन्होंने एक बैनर भी ले रखा है जिस पे लिखा है संघर्ष नहीं अब रण होगा, परिणाम बड़ा भीषण होगा। क्या कहना चाहिए? मैं रघुनंदन सिंह प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हम लोग का 10 साल से ये आंदोलन चल रहा है। वर्तमान सरकार के जो मंत्री हैं जावड़ेकर जी, उन्होंने 2013 में कहा था, जब यूपीए सरकार था, तो ये सर्वे होकर के आया सरकार के पास कि EPS 95 का 3,500 प्लस महंगाई भत्ता और पति पत्नी का मेडिकल ये दिया जाए। लेकिन पूर्व सरकार ने उनको 1,000 करके रखा था, और इन्होंने जावड़ेकर जी कहा था कि नहीं, बिल्कुल वाजिब है, 1,000 देना इनका झुंझुना है, 1,000 में क्या होगा। तो इन्होंने कहा था कि 3,500 प्लस DA दिया जाए, और अगर मेरी सरकार होती है तो हम सरकार बनते ही 3,500 और महंगाई भत्ता करेंगे। लेकिन 14 से आज इतनी भीषण महंगाई हुई है, उसको देखते हुए हमारे नेतृत्व ने 7,500 प्लस DA, पति पत्नी का मेडिकल, जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, एक भी पैसा नहीं मिल रहा है, उन्हें कम से कम 5,000। और सुप्रीम कोर्ट ने 4/11/2022 को जजमेंट दिया कि उच्च वेतन पर हायर पेंशन। तो ये 4 मांग हम लोगों का है। इसका हम लोग शांतिपूर्ण तरीक़ा से आंदोलित हैं। इसलिए हैं कि हमने उद्योग में भी काम किया तो राष्ट्रहित, उद्योग हित, श्रम हित। आज उसी दृष्टिकोण से हम अपने अधिकार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दवाई के बिना हमारा पेंशनर मर रहे हैं। हम उनके लिए काम कर रहे हैं जो लाखों आंदोलित होते हुए आज अपने प्राणों का निछावर कर दिए हैं। आज उनकी विधवा की क्या स्थिति है। आज हम तो कहीं कुछ काम करके मैडम हम जीविका चला रहे हैं, लेकिन वो विधवा कैसे जीविका चल रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप उनकी बेटी हैं, भैया उनके लड़के हैं, तो आप बाहर अगर नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट कहीं, तो 15-20 हज़ार मिल रहा है, 5,000 चला गया किराया। आप खाएंगे, बच्चों को पढ़ाए में 70,000 का है तो कम 50,000 का आप भी हैं, 50 उम्र का, 1-2 बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई करना, आगे बच्चों का शादी ब्याह सोचना, तो आप कैसे मेरे को देखेंगे। तो ऐसे हालात में जबकि हमारा EPFO के अंदर में एक कर्मचारी का 20 लाख से 25 लाख रुपया जमा है, इसी का अगर इंटरेस्ट दिया होता तो 15-16 हज़ार होता। और जब EPS 95 में चालू हुआ, उस समय एग्रीमेंट हुआ था कि जो पेंशनर हैं उनसे सभी पेंशनर से आपको 10% अधिक मिलेगा, लेकिन उसको गवर्नमेंट समाप्त कर दिया। ये भी था कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ और मेरा गुजरने के बाद मेरे वाइफ को मिलेगा, अगर वाइफ भी मिल गया, 1,500 भी दे रहे हो, तो जो मेरा फंड उसमें है वो मेरे बच्चों को मिलना चाहिए, लेकिन वो भी खा गया, उसको भी EPFO खा गया। बताइए क्या नियम है, क्या कानून है। EPFO में मेरा पैसा है, यानी कि आपका पैसा आप ही को मिलने में परेशानी है। एक बात, दूसरी बात, EPF 95 के मैं सदस्य हूँ, मुझे 1,171 रुपया मिले, और EPFO की जो ऑफिस में स्टाफ हैं उनको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन मिले 60,000 70,000। बताइए कहाँ के नियम है। दूसरी बात, मैं तो कहता हूँ, बिल्कुल दिल से कहता हूँ, हम 1,171 रुपया जैसे चलाते हैं वैसे चला लूँगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप जो अपने मंत्री को, अपने विधायक को, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, आपको कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है वेतन, आपको जनसेवा लिखा हुआ है, और आपने 1,00,000 2 लाख पेंशन वेतन ले रहे हो, अपना 4-4 पेंशन ले रहे हो, ये कहाँ का न्याय है सर। तो न्याय चाहिए। प्रधानमंत्री 2-2 बार आश्वासन दे चुके हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीक़ा से आंदोलित हैं, हर प्रकार का आंदोलन किया हूँ और शांतिपूर्ण ही करूँगा।
क्योंकि हम लोग कोई सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग ऐसे नहीं हैं उग्र देश का नुकसान करना। देश का भक्त हैं हम, देश का निर्माता हम हैं। तो आज भी मुझे आशा है, विश्वास है मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व पर और प्रधानमंत्री जी पर भी। इसलिए ये अभी शस्त्र चल रहा है बजट, इसमें सद्भावना दे, भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। राम का भक्त मैं भी हूँ, प्रधानमंत्री जी हैं। निवेदन करता हूँ प्रभु राम से, हे प्रभु आज के सेवक आज एक दवाई के लिए, एक सब्जी के लिए कहाँ से कैसे करके आया है। कम से कम उसको न्याय दे दो, न्याय दे दो। मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन है। जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसको 2,500-3 हज़ार दे रहे हो, देना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा के अंदर हर आदमी को, आप राजा हो तो राज के अंदर कोई भूखा प्यासा ना रहे। लेकिन आज भैया भूखा है। आज हम आपके मान लीजिए पिता हैं, आप मेरे बच्चे हैं, आपका मैं बेहोश हूँ। अगर आज आपका सहयोग मिल रहा है, मुझे 15,000 मिलेगा तो आपको बोझ नहीं रहेंगे, हम अपने पर निर्भर हो जाएंगे। आपका बेटा है, बेटी का गिफ्ट होगा, आपका बच्चों का जन्मदिन होगा तो हम 500 हाथ में देंगे। नहीं तो कहेंगे बेटा गिफ्ट देने के 200 दो, 1 से 2 बार देंगे, 3 बार बहू कहेंगे बुढ़ा दाम देता है मेरा ही दे कर। तो पर वो न्याय दो, न्याय दो। आंदोलन तो ये काफ़ी दिन से चल रहा है, लेकिन हमारा जो आंदोलन उग्र रूप लिया है जो ये 7 दिसंबर से है, जो हमारा रामलीला ग्राउंड में हुआ था। उसके बाद हमारे 3 मीटिंग हमारी पीएम साहब से हो चुकी हैं। उन्होंने बार बार आश्वासन दिया है, आश्वासन देने के अलावा कुछ नहीं किया है। जबकि पूरे देश में करीब 65 लाख हमारे EPS 95 के वो हैं पेंशनर्स। उन पेंशनर्स को क्या मिलता है? मिनिमम 1,000 रुपये और 2,500 रुपये मैक्सिमम। उसमें आज की डेट में अगर कोई बीमार भी पड़ जाता है ना तो उसकी दवा भी नहीं आती है। अब बताइए क्या इसमें हमारा वो हो सकता है कुछ गुजारा? और जबकि हमारा पूरी ज़िंदगी हमने कंट्रीब्यूशन दिया है EPFO को, और उस कंट्रीब्यूशन का हमें इतना मतलब इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। और रिटायरमेंट के बाद क्या वो मिनिमम 1,000 रुपये ये सब क्या? देश में इतनी पेंशन चल रही है, इतने वेरिएशन क्यों है पेंशन में? राजनेताओं की पेंशन 10-10 पेंशन चल रही है और कोई टैक्स नहीं देते। हम लोग जिनके बाद टैक्स भी देते हैं और पेंशन के नाम पे वही 1,000 रुपये। और ये तो अब क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं कि जितने भी 65,000 लाख जो पेंशनर्स हैं उनका मिनिमम जो है पेंशन 7,500 प्लस डी होना चाहिए। दोनों कपल को मेडिक्लेम पॉलिसी होनी चाहिए जिससे उनका गुजारा भत्ता चल सके। और जो हमारे जिनका कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, जो कर्मचारी रहे जिनका कोई मतलब नहीं था इन चीज़ों से, उनको भी कम से कम 5,000 रुपये मिलना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट फ्री की रेवड़ी तो बहुत बांट रहा है, वृद्धा पेंशन, फलाना पेंशन, किसानों की पेंशन, और उसको दिन पे दिन बढ़ाया भी जा रहा है। लेकिन हमारी पेंशन पे सिर्फ आश्वासन के अलावा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही।